हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एवैक्स के बारे में। जैसा कि कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि जो भारतीय वायुसेना है वो करीब 2 फैल्कन एवैक्स को खरीदने वाली है। तो ये जो फैल्कन एवैक्स है इसमें जो रडार है यानी कि इजरायली एल्टा ELW-2090 ये माउंट होने वाला है IL-76 पे, जो कि अगर एक्यूरेटली कहा जाए तो IL-476 है। ये एक्चुअली एक अपग्रेड है IL-76 का, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। पर अभी के लिए हम एवैक्स की बात कर लेते हैं और एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि ये एवैक्स होते क्या हैं। तो एवैक्स का फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि जो इसका रडार है वो काफ़ी दूर तक देख सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी लाइन ऑफ साइट है वो एकदम क्लियर होती है। साथ ही साथ ये जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट हो गए या ग्राउंड स्टेशंस हो गए उनके साथ ये कांटेक्ट में रहते हैं और एनिमी को देखकर उनकी पोजीशन पता करते हैं और सूचना देते हैं फ्रेंडलीज को, और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए उन्हें कमांड देते हैं। तो ये बैटल मैनेजमेंट का काम करते हैं और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है आपके इंडिविजुअल्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो आपके ग्राउंड स्टेशंस हो गए, वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन है उनकी खुद की कैपेबिलिटी से ज़्यादा मिल जाती है। साथ ही साथ इनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस की भी एबिलिटी होती है। तो ये एनिमी के नेक्स्ट मूव का भी पता लगा लेते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही फ्रेंडलीज को दे देते हैं। तो आजकल की वॉरफेयर में इनका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने फैल्कन एवैक्स पे, जहाँ पर हम रेडार और एयरक्राफ्ट दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो रेडार है ये इजरायली एल्टा ELW-2090 है। तो ये एक नेक्स्ट वर्जन है एल्टा 2075 फैल्कन का, जो कि पहला AESA रडार था जिसे किसी एयरक्राफ्ट पे लगाया गया था। तो 2075 को इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। तो ये जो ELW-2090 है ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है और दुनिया के सबसे पावरफुल एवैक्स में से एक है। तो इसके ऊपर जो रेडोम लगा है छतरी जैसा, वो रोटेट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेडार है वो AESA रेडार है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रेडार है। तो यहाँ पर जो रेडार वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड होती हैं, तो इसमें रेडार को आपको मूव कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर रोटर डोम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रेडार है वो 360 डिग्री की कवरेज देता है और जो एंटीना अरेंजमेंट है वो ट्रायंगुलर शेप में है। साथ ही साथ ये एल बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो एल बैंड की फ्रीक्वेंसी का फ़ायदा ये होता है कि लॉन्गर डिस्टेंस पे ये ट्रेवल कर सकती हैं। साथ ही साथ ये वेदर वगैरह से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती हैं, इसलिए इनको सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में भी यूज़ किया जाता है। रडार की ट्रैकिंग की बात करें तो ये करीबन 400 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ रडार में ही आपका IFF सिस्टम लगा है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो सिस्टम लगा है, जो कि आपका एनिमीज और फ्रेंडलीज को पहचानने में सक्षम है। साथ ही साथ इसकी नोज पर, विंग की टिप पर और एयरक्राफ्ट के सबसे पीछे वाले सेक्शन में ESM सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानने में सक्षम है और उसके सोर्स को पहचानने में सक्षम है। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के नीचे कई तरह के एंटीनाज निकले पड़े हैं, जो कि आपका कम्युनिकेशन सर्विलेंस का काम करते हैं और पता लगाते हैं कहीं भी कोई भी कम्युनिकेशन हो रही हो और सोर्स कहाँ है उस जगह को भी ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये एवैक्स इतना इफेक्टिव है कि शुरुआत में चाइना ने भी इसकी डिमांड करी थी इजराइल से, पर अमेरिका के दबाव में इजराइल ने इसे चाइना को देने से मना कर दिया था। बाद में आगे चलकर चाइना ने अपना खुद का एवैक्स सिस्टम बनाया। शुरुआत में वो AESA नहीं बना पा रहे थे, तो अपने शांक्सी Y8 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके उस पर रोटरडोम वाला एवैक्स लगाया था, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन आगे चलकर उन लोगों ने AESA रडार को डेवलप किया और अपने जो शांक्सी Y8 है उसमें उन्होंने AESA रडार लगाए और साथ ही साथ उसको पाकिस्तान को भी बेचा। अगर अभी की भी सिचुएशन की बात करें तो फैल्कन से अच्छे एवैक्स ना चाइना के पास हैं ना पाकिस्तान के पास हैं। तो इस एवैक्स को ऑपरेट करने के लिए आपको 11 मिशन मैनेजमेंट पर्सनल्स चाहिए होते हैं और इसमें जो मिशन मैनेजमेंट सूट है उसको बेल्जियम की बार्गो ने सप्लाई किया है। तो यहाँ तक तो आपका रेडार हो गया और ऑनबोर्ड सिस्टम्स हो गए। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। तो जो एयरक्राफ्ट है वो एक्चुअली IL-76 है,
पर ये बहुत डिफरेंट है उस IL-76 से जो कि आपका कार्गो के लिए यूज़ होता है। तो जो एयरक्राफ्ट आप कार्गो के लिए यूज़ करते हैं वो IL-76 MD है, जो कि एक पुराना एयरक्राफ्ट है। वहीं पर जो यहाँ पर यूज़ होगा वो IL-76 MD-90A है। ये बहुत ही डिफरेंट एयरक्राफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा हुआ है और साथ ही साथ इसमें जो इंजन है वो नए PS90 इंजन्स हैं। वहीं पर अगर कॉकपिट की बात करें तो जो इसका कॉकपिट है वो एक ग्लास कॉकपिट है और सामने आप कंपैरिजन देख सकते हैं पुराने और नए कॉकपिट में। तो ये जो IL-76 हैं ये वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं। अगर बात करें C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 MD के कॉस्ट के डिफरेंस में, तो IL-76 जो है उसका कॉस्ट C-17 ग्लोबमास्टर के कॉस्ट का आधे से भी कम है, पर इनकी रिलायबिलिटी भी कम है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। लेकिन IL-76 के 4 इंजन होने की वजह से जो रिलायबिलिटी इशू है वो दिखाई नहीं देता है, पर नए एयरक्राफ्ट में ये चीज़ नहीं है। जो नए PS90 इंजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं और जो PS90A2 वर्जन आया है उसको प्रैट एंड विटनी के साथ मिलकर बनाया गया है और ये बहुत ही रिलायबल इंजन है। तो पुराने D30 KP इंजन के कंपैरिजन में ये थ्रस्ट तो ज़्यादा पैदा करता ही है, साथ ही साथ रिलायबल भी ज़्यादा है और फ्यूल कंजम्पशन भी कम है। PS90A2 की बात करें तो इसे ETOPS 180 मिनट रेट किया गया है, यानी कि ये अगर 180 मिनट के रेडियस में फ्लाई करता है बिना किसी ऑल्टरनेट रनवे के तो उसे सेफ माना जाता है। ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये सस्ता तो है ही वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में, साथ ही साथ उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मैच कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है IL-76 एयरक्राफ्ट के साथ जो फैल्कन रेडार है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।